Hello everyone, welcome to my channel Net Education. This channel is for all the NT, UGC, NET and JRF aspirants who are preparing for Education Subject Paper 2. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो सिगमंड फ्रॉयड की साइकोडायनेमिक थ्योरी के साथ डील करेगी। आज हम फ्रॉयड की थ्योरी से रिलेटेड कई सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। इन्होंने जैसे कि इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था, साइको एनालिटिक्स और साइकोडायनेमिक्स और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, और इन्होंने दो तरह की थ्योरीज हमें दी थी। इसके साथ साथ इनका सबसे इम्पॉर्टेंट हम जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको भी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड है, वो कौन थे? वो फादर थे साइको एनालिसिस थ्योरी के। इन्होंने साइको एनालिसिस जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। इनका जो मेथड था वो क्या था? ट्रीट करना मेंटल इलनेस को, और क्या करना? जो ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करता था। यानी कि इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये फादर थे साइको एनालिसिस थ्योरी के। इसके साथ साथ इन्होंने मेंटल इलनेस का मेथड दिया था कि कैसे उसे ट्रीट करते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और फ्रॉयड बिलीव करते थे कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन में, चाइल्डहुड में, उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ अर्ली एक्सपीरियंसेस बेकार रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो आपके चाइल्डहुड उस समय में आपके साथ हुए हैं, तो वो आपकी जिंदगी भर आपको अफेक्ट करता रहेगा एक ट्रॉमा के रूप में। ठीक है, वो एक ट्रॉमा आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस है वो काफ़ी अच्छे रहे, ताकि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी फ्यूचर लाइफ के ऊपर या प्रेजेंट लाइफ के ऊपर ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ जो फ्रॉयड ने साइकोएनालिटिक थ्योरी के 3 मेजर पार्ट्स दिए थे। 3 मेजर पार्ट्स कौन कौन से थे? पहला था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो जो हमारी पर्सनैलिटी है ये 3 तरह की है, इड, ईगो, सुपर ईगो। हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डायनेमिक्स। तो इसके अंदर जो फ्रॉयड ने सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा डिफेंस मैकेनिज्म को डिटेल में बताया था कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है और डिफेंस मैकेनिज्म को क्यों यूज होता है। क्योंकि एक इंसान अगर अपने एनवायरनमेंट में या अपनी एडजस्ट करना चाहता है तो वो हमेशा ही डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है। तो हम इसको डिटेल में एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मोटिवेशन को भी बताया है पर्सनैलिटी डायनेमिक्स थ्योरी में। नेक्स्ट जो इनकी मेजर पार्ट है इनके साइकोएनालिटिक थ्योरी का, वो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जिसके अंदर इन्होंने अपनी बॉडी के जो ह्यूमन बीइंग के बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को बताया है, और ये बताया है कि कैसे उनके बॉडी के डिफरेंट रीजन्स इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड की ग्रोथ को, और कैसे वो मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डायनेमिक्स, तो जिसके अंदर हम अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज अनकॉन्शियस माइंड? तो फ्रॉयड ने डेवलप किया था टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द माइंड। टोपोग्राफिकल मॉडल जिसको आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है, ये क्या है? फ्रॉयड ने एक इंसान के माइंड को आइसबर्ग के साथ कंपेयर किया था। आइसबर्ग क्या? यानी कि जो बर्फ जो पानी में होती है उसके तरह उन्होंने ह्यूमन माइंड को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। इन्होंने कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। तो क्योंकि इंसान की जो कॉन्शियस है कि कैसा इंसान क्या है, एक्टिव है, जो उसके ब्रेन का जो एक्टिव पार्ट है वो बहुत ही कम होता है। यानी कि जो कॉन्शियस होती है इंसान की, वो कि किसी काम को कैसे वो कॉन्शियसली करता है, अपनी समझ के साथ यूज करता है, तो वो बहुत ही स्मॉल रीजन होता है।
और कॉन्शियस का इन्होंने बताया है द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्ट में इंसान का कॉन्शियस माइंड होता है। फिर आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा जो कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपकी मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। आप देख लो कि जैसे कि जितने भी हमारे ड्रीम्स होते हैं, कि हम जितने भी हमारे सपने हैं, तो वो क्या है, वो एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो गई। कि जो आपकी पास्ट मेमोरीज है, कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही आप उसके करीब है, आप उसे भुला नहीं सकते, तो ऐसी मेमोरीज है, ऐसे इंसिडेंट्स है, ऐसे आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है जो आपकी मेमोरीज में स्टोर्ड हो गए हैं और वो पास्ट है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाते हैं। और कई सारी ऐसी मेमोरीज जो इंसान है कभी कभी उसको भुलाना भी चाहता है, तो वो क्या है, वो उसकी मेमोरी में, सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर हो जाता है। जो हमारी कॉन्शियस है, इसके अंदर आपके थॉट्स और परसेप्शन आ जाते हैं, यानी कि आपके विचार, आपके आइडियाज, आपकी परसेप्शन, जो कि इंसान की कॉन्शियस माइंड के अंदर आता है। दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड जो इंसान की मेमोरीज आ जाती है, उसकी नॉलेज जो स्टोर हो जाती है, जो उसकी नॉलेज स्टोर होती है। फिर आपका आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड आपकी सारी की सारी ऐसे फीलिंग्स, ऐसे आपकी विशेष जो आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते, आप, क्योंकि वो ऐसी हमारी ख्वाहिशें होती है जो कि सोसाइटी के लिए अनएक्सेप्टेबल होती है, और आप क्या करते हो, उसको हमेशा दबा कर रखते हो। वो आप मतलब आपकी ऐसी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है, जिसके बारे में आपको खुद ही नहीं पता होता, आप अनअवेयर होते हो उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि आपकी सेक्सुअल और अग्रेसिवनेस, ये आपकी आ जाती है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। और जनरली हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये इड के साथ डील करता है, हमारी इड पर्सनैलिटी को ये दर्शाता है। यानी कि ऐसा पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड जो कि कंप्राइज होता है दो इंस्टिंक्ट से, इरोस और थैनाटोस से। हम दो जो टर्म है इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको इतना समझने वाली बात है, ऐसी जो हमारी डिजायर्स, ऐसे हमारे इमोशंस जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हो रखे हैं और जो जिसके बारे में हम अनअवेयर है, इसके अंदर आपके फियर्स आ जाते हैं, आपके वॉयलेंट मोटिव्स आ जाते हैं, इरेशनल विशेस आ जाती है, आपकी इमोरल अर्जिस आ जाती है इसके अंदर। यानी कि जो इमोरल अर्जिस, यानी कि जो कि सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं है उसको फिलफिल करने की, और इसके अंदर शेमफुल एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, जिसके बारे में आप अनअवेयर होते हो। ठीक है, तो ये आपकी फ्रॉइड ने दिया था, आइसबर्ग के थ्रू इन्होंने माइंड को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कौन कौन सी माइंड है हमारे, और कौन कौन सी जो इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से एक्सपीरियंसेस है इनके अंदर स्टोर्ड है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जो सरफेस, ऑन द सरफेस इज कॉन्शियसनेस, यानी कि जो सरफेस पर होता है, ये आपका सरफेस है। ये जो इस सरफेस पे होता है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है कॉन्शियसनेस में, जिसके अंदर आपके थॉट्स, आपकी अटेंशन, ये सब कुछ जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और ये टिप होता है आइसबर्ग का। दूसरी तरफ है प्री कॉन्शियस स्टेज। प्री कॉन्शियस स्टेज को हम सब कॉन्शियस भी कह रहे हैं, जिसका मतलब है ऐसी मेमोरी जो आपकी क्या है, जिसके अंदर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की जो मेमोरी है वो स्टोर्ड है। नेक्स्ट है थर्ड आपका आता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी कि जिसके बारे में आप अवेयर नहीं होते हो, ऐसे जो बिहेवियर, ऐसी जो विशेस है जो कि सोसाइटी के थ्रू अनएक्सेप्टेबल होते हैं, यानी कि एग्रेशन हो गया आपका, इसमें आपकी सारी डिज़ायर्स इसके अंदर हो गई है ना, इमोरल अर्जिस इसके अंदर होगी, शेल्फिश नीड्स है ये इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, कि जिसके बारे में इंसान को खुद ही नहीं पता चलता, तो ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। अब 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है, जो कि 3 तरह की साइकी होती है जो फ्रॉइड ने हमें बताई है। पहला है इड, सेकंड है ईगो, एंड थर्ड है सुपर ईगो। व्हाट इज इग? इड आती है आपकी इंस्टिंक्ट्स, यानी कि जो आपको एग्जैक्टली एट द मोमेंट पे चाहिए। ये आपकी जनरली देखा जाता है
ऐसी स्टेज जिसके अंदर इंडिविजुअल के अपने ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं होता, कि फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट के एक्सपीरियंस से देखते हैं कि व्हेन द पर्सन वांट्स टू ईट चॉकलेट नाउ, कि मुझे वो अभी चीज चाहिए ही चाहिए, तो इसके अंदर किसी भी तरह का अपनी नीड्स के साथ, अपनी डिजायर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और इसमें क्या है, एग्जैक्टली आपको उसी टाइम पे चाहिए होता है, एट द मोमेंट। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी होती है, आपको एट द मोमेंट चाहिए। ईगो आता है आपकी ऐसी स्टेज जो कि एक बैलेंस क्रिएट करती है आपके सुपर ईगो में और इड में। अब उस ईगो को जानने से पहले सुपर ईगो के बारे में पढ़ लेते हैं। सुपर ईगो आपकी मोरालिटी के साथ डील करती है, यानी कि जो काम गलत है उसको गलत कहना, मतलब क्राइम है, क्राइम करना वो गलत है, ठीक है, और चोरी करना गलत है। जैसे कि बच्चों को ये ज्यादा देखा गया है, सुपर ईगो बच्चों के अंदर होता है कि जैसे उन्हें बचपन में सिखाया जाता है कि कैसे हमें ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना है, झूठ बोलने वाले को सजा मिलती है, तो वो सुपर ईगो हो जाती है उनकी, कि जो उनको काम मना करते हैं तो वो नहीं करते, ठीक है। यानी कि डटे रहना, अपने विश्वास पर डटे रहना, कि अगर आप फुल ऑन डाइटिंग पे है तो आप क्या करोगे, चॉकलेट को पूरी तरह से अवॉइड करोगे, आप खाना पसंद ही नहीं करोगे कि नहीं मुझे नहीं खानी है क्योंकि आई एम ऑन डाइटिंग। और जो सेंट्रल पोजीशन जो एक्वायर करता है वो होता है ईगो। ईगो मतलब ऐसी आपकी स्टेज जो कि रियलिटी के साथ डील करती है, यानी कि एक ये बैलेंस क्रिएट करती है बिटवीन इट और सुपर ईगो, कि आपके सामने चॉकलेट पड़ी है तो सुपर ईगो आपकी कहेगी कि नहीं ये नहीं खानी क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, लेकिन इड कहेगी यार खा ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ईगो होती है, कहती है कि यार अगर मैं थोड़ी सी चॉकलेट खा लेता हूँ फिर बाद में मैं वर्कआउट करके इसको मैं क्या कर लूंगा, इसको मैं ओवरकम कर लूंगा। तो ये क्या है, ये आपकी ईगो है, ये बैलेंस बनाने की कोशिश करती है दोनों के बीच में, ठीक है। और यही हमारी रियलिटी है। हम क्या करते हैं, पूरी तरह से कोई भी आइडियल स्टेज पे नहीं जा सकते, कि एकदम से एक्सट्रीम स्टेजेस पे नहीं जाते कि एक तरफ हाँ और एक तरफ ना, नहीं, हम हमेशा एक सेंटर पोजीशन एक्वायर करते हैं। एक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में ना रहकर हम एक ग्रे पोजीशन पे रहना पसंद करते हैं, कि हम सेंटर पोजीशन पे रहते हैं, कि दोनों ही इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो इक्वली आते रहते हैं, और हम अपनी सिचुएशंस के बेसिस पे क्या करते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं और अपनी काम करते हैं। ये आपकी रियलिटी की स्टेज के साथ अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये देख लो, अब ये जो दो टर्म्स मैंने आपको लास्ट टाइम आपको देखने को मिली थी, इरोस और थेनेटोस, ये क्या है। फ्रॉइड ने अज्यूम किया था कि जो इड है वो ऑपरेट होती है अनकॉन्शियस लेवल पे, ठीक है। अनकॉन्शियस लेवल कौन से होते हैं, आपकी ऐसी डिजायर जो आप अनअवेयर होते हो उसके बारे में, आपको नहीं पता होता। तो ये क्या है, ग्रेटिफिकेशन, यानी कि ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम दी सेटिस्फाइंग बेसिक इंस्टिंक्ट्स। द इट कंप्राइजेस टू काइंड्स ऑफ बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, यानी कि दो तरह के बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स होते हैं हमारे अनकॉन्शियस लेवल के अंदर। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इरोस, दूसरा होता है थैनाटोस। व्हाट इज इरोस, इरोस होता है लाइफ इंस्टिंक्ट्स। लाइफ इंस्टिंक्ट्स यानी कि जो हेल्प करता है इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए, है ना, जो कि हमारी बेसिक नीड्स हो गई, लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज हो गई, यानी कि हमें खाना खाना, सांस लेना, ये सब कुछ हमारे इरोस के अंदर आ जाती है, ठीक है। और जो एनर्जी निकलती है इस इंस्टिंक्ट से, उसको हम लिबिडो कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टर्म है लिबिडो, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगी, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप नोट डाउन कर लो। लिबिडो मतलब क्या है, द एनर्जी क्रिएटेड बाय द लाइफ इंस्टिंक्ट्स इज नोन एज लिबिडो, यानी कि एनर्जी जो कि आपको इरोज से या फिर आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट से जो रिलीज हो रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम लिबिडो कह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थैनाटोस। थैनाटोस क्या है, जो हमारी थैनाटोस है वो है डेथ इंस्टिंक्ट्स, जो व्यूज होती है एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स। और जो एनर्जी जो इसके अंदर रिलीज होती है वो कैसे एक्सप्रेस होती है, अग्रेशन और वायलेंस, यानी कि ये आपकी डेथ इंस्टिंक्ट से डील करती है। ऐसे फोर्सेस जो इंसान को
को डिस्ट्रक्ट करती है, जैसे कि एग्रेशन। अगर आप ज्यादा अग्रेशन दिखाते हैं, ज्यादा वॉयलेंस दिखाते हैं, तो वो इंडिविजुअल लाइफ को खत्म करता है और वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स प्रेजेंट करता है। ठीक है, वो उसके मतलब गलत तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। डेथ इंस्टिंक्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं कि गुस्सा, अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपकी जो लाइफ की जीने की टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी। तो आप इसी एग्जांपल के साथ रहे कि अगर आप क्या करें, गुस्सा आप करते हैं तो यानी कि आप डिस्ट्रक्टिव है, ये आपकी लाइफ के लिए गलत है, इसको ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप हैप्पीली लाइफ जिए, आप लॉन्ग लाइफ जिए और आप क्या करो, बड़ी जिंदगी जिए, तो आप क्या करें, इन एग्रेशन को, इन वॉयलेंस को दूर करें। और ये सारे के सारे डेथ इंस्टिंक्ट्स होते हैं जिनको हम थैनेटोस कहते हैं। ठीक है, और हम इंसान जो इन डेथ इंस्टिंक्ट्स को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, अग्रेशन के थ्रू और वॉयलेंस के थ्रू। आई होप ये आपको समझ आई होगी। और इन्होंने, फ्रॉइड ने बिलीव करा है जो इरोज होती है वो ज्यादा होती है थैनेटोस से। क्यों? क्योंकि हर कोई इंसान अपनी सर्वाइवल के लिए एक्टिविटी करता है और हर कोई इंडिविजुअल सर्वाइव करना चाहता है। क्या क्या एक इंसान अपने आप को मारना चाहेगा? नहीं, वो नहीं मारना चाहेगा। इसलिए जो इरोस के अंदर जो एनर्जी निकलती है, लिबिडो, वो सबसे हाई होती है, ये फ्रॉइड ने कहा है। ठीक है, और ये देख लो, जैसे ये इन्होंने कहा है ये पिक्चर के फॉर्म में कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारा सरफेस लेवल पे होता है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, कि हम कॉन्शियसली अब काम कर रहे हैं। जो प्री कॉन्शियस यानी कि जो आपकी कौन सी आ जाती है, ईगो आ जाती है, जिसके अंदर सब कॉन्शियसनेस इसके अंदर आ जाती है, वो हमारी ईगो हो गई। और जो लास्ट जो स्टेज पे आती है हमारी, वो होती है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी कि ऐसी स्टेज जिसके बारे में इंडिविजुअल है अनअवेयर होता है और आपके सोसाइटी को जो एक्सेप्ट नहीं करती, वो अनडिजायर्ड बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। यही आपको दिखाया हुआ है इसके अंदर। अब हम ईगो और सुपर ईगो को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ईगो है जो डेवलप होती है क्या इड से डेवलप होती है इन्फेंसी में। ईगो का गोल होता है कि अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करना इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। ठीक है, यानी कि सेंट्रल पोजीशन को एक्वायर करना, कि किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए एक आप सेंट्रल पोजीशन को ले रहे हैं और जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है वो आप चीजें कर रहे हैं। ठीक है, सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो यानी कि ये आपके अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होती है, व्हेन चाइल्ड आइडेंटिफाइड्स विद द सेम सेक्स पेरेंट, यानी कि जो चाइल्ड को सेम सेक्स पेरेंट से आइडेंटिफाई होती है। और ये क्या है, ये आपकी मोरालिटी को दिखाती है, यानी कि मोरालिटी प्रिंसिपल को मोटिवेट करने के लिए ये आपको दिखाती है। जैसे कि छोटे बच्चों को कह देना कि आपको ये नहीं करना है, तो वो काम वो नहीं करता, कि मेरी मम्मी ने मुझे ये पर्स में से पैसे निकालने के लिए मना किया है और ये गलत काम है तो मैं ये नहीं करूंगा। तो ये क्या है? ये सुपर ईगो है कि कंप्लीटली डिनाई कर दिया उसने उस चीज को ना करने से, और उसको ये समझाया जाता है, ये समझ होती है कि अगर मैं करूंगा तो ये अनएथिकल बिहेवियर है जिसकी वजह से मुझे सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाता है सुपर ईगो के अंदर। अब जो अब डिफेंस मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म भी इसके अंदर आ जाता है। ये कहते हैं कि जो बेसिक डिलेमा होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, ठीक है, वो क्या है, वो उसके अंदर की इंडिविजुअल कैसे अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करे, कैसे वो इन डिफरेंट तीनों पर्सनैलिटी को जिए। ठीक है, एक एक करके उन्हें देखें और एक कैसे अपनी एक पोजीशन को अटेन करे। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आ जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि इंडिविजुअल कैसे सोसाइटी में एडजस्ट हो, कैसे वो अपना बेस्ट दे सके, तो ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगा। अब हम डिफेंस मैकेनिज्म को एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ के देखेंगे कि फ्रॉइड ने क्या क्या कहा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देख लो, ये पिक्चर को वही आप सही से डिस्क्राइब किया गया है। कॉन्शियस लेवल है जिसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, कॉन्शियस लेवल के अंदर आपकी
ईगो इसके अंदर आ जाएगी, ईगो कॉन्शियस लेवल के अंदर आ जाएगी, जो कि रियलिटी के साथ डील कर रही है, जो एग्जीक्यूट करती है एक मीडिएटिंग बिटवीन इट इम्पल्सिस और सुपर ईगो, इनहिबिशंस के बीच की सेंट्रल पोजीशन को एक्वायर करती है, टेस्ट करती है रियलिटी को, ये रैशनल ऑपरेट करती है और ये कॉन्शियस लेवल को डिस्क्राइब करती है। प्री कॉन्शियस लेवल आपका सुपर ईगो के साथ आता है, सुपर ईगो आपके सब कॉन्शियस लेवल के साथ आ जाता है इसके अंदर, यानी कि आइडियल्स और मोरल्स इसके अंदर आ जाते हैं, और यानी कि परफेक्शन के लिए हमेशा स्ट्राइव करना और एक बिकम मतलब एक तरह का कंसाइज आप डेवलप करना और ऑपरेट्स करना, मोस्टली प्री कॉन्शियस लेवल, जो कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर आ जाता है। ईगो क्या है? ईगो यानी कि हम लोग जो कि अभी इस अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर अडोलेसेंट्स आ जाते हैं, अडल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके लेटर अडोलेसेंट स्टेज के अंदर आते हैं, तो ये सब कुछ ईगो के अंदर आ जाता है। सुपर ईगो के अंदर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के बच्चे आ जाते हैं। और इड क्या है? इड जो कि ऐसी जो कि बेसिक इम्पल्सिस होती है और ये सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, आपके डिजायर्स, आपके टेम्पटेशंस जो कि आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इड के अंदर आ जाता है, ये अनकॉन्शियस लेवल के अंदर आ जाता है कि जब आप अवेयर ही नहीं हो नीड्स के बारे में, ठीक है। इड क्या है? आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, कि मैं अभी करना चाहता हूँ। और सुपर ईगो क्या है? इट्स नॉट राइट टू डू दैट, ये कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। और ईगो कहती है मे बी वी कैन कॉम्प्रोमाइज, यानी कि ईगो आपको कॉम्प्रोमाइज स्टेज के बारे में दिखाती है, कॉम्प्रोमाइज स्टेज के बारे में आपको समझाती है कि एक सेंट्रल पोजीशन को एक्वायर करना है। अब हम डिफेंस मैकेनिज्म को देख लेते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया था आपको? ये फ्रॉइड ने दिया था हमें, फ्रॉइड ने हमें डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, ठीक है। फ्रॉइड ने, 1 सेकेंड, ये लिख लो किसने दिया है। फ्रॉइड ने हमें डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, ठीक है। और हम डिफेंस मैकेनिज्म है क्या? डिफेंस मैकेनिज्म एक तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है जो कि अनकॉन्शियसली यूज करता है पर्सन कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए एंजाइटी से और अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग से। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस मैकेनिज्म को समझने के लिए कि क्या है ये एक तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज है जो कि इंडिविजुअल यूज कर रहा है ताकि वो क्या करे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर सके एंजाइटी से और अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके, ठीक है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है और हर कोई इंडिविजुअल ये डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है कि कैसे वो सोसाइटी में एडजस्ट हो, ठीक है। हर कोई इंसान ये डिफेंस मैकेनिज्म को अपनी लाइफ में क्या करता है, इसे अडेप्ट करता है और इसका यूज करता है। पहला आता है आपका रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब क्या है? रिप्रेशन मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप अननोइंगली प्लेस कर रहे हो अनप्लीजेंट मेमोरी को और थॉट को अनकॉन्शियसनेस में, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो इंसिडेंट्स आपके साथ हो चुका है गलत, आप उसे क्या कर रहे हो, इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि वो इंसिडेंट आपके साथ जो हुआ है उसे याद करना। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान के लाइफ में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं बुरे जो कि वो इंसान याद नहीं करना चाहता, तो वो रिप्रेशन की स्टेज में आ जाता है। रिप्रेशन यानी कि अनकॉन्शियस मैकेनिज्म होता है जो इम्प्लॉय होता है ईगो को, जो डिस्टर्ब करता रहता है, थ्रेटन करता रहता है। तो इंसान इसे कैसे बचे? इंसान क्या करता है, उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है, उसे भुलाने की कोशिश करने लग जाता है। ये इसके अंदर आ जाता है रिप्रेशन की स्टेज में, ठीक है। अब आता है डिनाइल। इसके अंदर डिनाइल यानी कि जो कि इन्वॉल्व होता है एक्सटर्नल इवेंट्स को। इफ समवन सिचुएशन इज जस्ट टू मच हैंडल, द पर्सन जस्ट रिफ्यूजेस टू एक्सपीरियंस इट, यानी कि ये एक ऐसी स्टेज होती है कि क्या है, इंडिविजुअल है वो डिनाइल कर रहा है,
यानी कि उसे मना कर रहा है। डिनायल यानी उसे एक्सटर्नल इवेंट्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है अपनी अवेयरनेस से, कि स्मोकर्स मे रिफ्यूज टू एडमिट टू देमसेल्फ दैट स्मोकिंग इज बैड फॉर देयर हेल्थ। अब ये सबसे बिगेस्ट एग्जांपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसको समझने का। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, गलत है हम सबके लिए, लेकिन फिर भी जितने भी स्मोकर्स होते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं और वो क्या कर रहे हैं कि इसको समझना ही नहीं चाहते। उन्हें पता तो है कि ये गलत चीज है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं इसे, जिसकी वजह से उनको काफी हार्म पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी उनको करना है। तो ये क्या है, ये डिनायल तरीके की स्टेज आती है कि उन्हें पता तो है लेकिन वो फिर भी वही चीज कर रहे हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए डिनायल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या क्या मतलब होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स एंड थॉट्स टू अदर्स एंड नॉट योरसेल्फ। यानी कि ये एक ऐसी स्टेज होती है कि आप अपने गलत कामों को दूसरों के ऊपर थोप रहे हो। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल इन्वॉल्व कर रहा है एट्रीब्यूटिंग देयर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स, फीलिंग्स एंड मोटिव्स टू अनदर पर्सन। यानी कि अपने गलत कामों का जो ब्लेम है दूसरों के ऊपर आप डाल रहे हो। ये क्या है? ये प्रोजेक्शन है। कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई गलती होगी, या फिर आप मान लो कि आपके टीचर ने आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया है, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क दिया आपको करने के लिए, गलती आपसे हुई है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो, आपके अपने लीडर के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हो कि उसने गलत हमें डायरेक्शन दी, इसलिए मैंने काम जो गलत किया है। तो ये क्या है? ये प्रोजेक्शन की स्टेज में आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने गलत व्यवहार को दूसरे के ऊपर वो रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको काफी गुस्सा आ रहा है, आपके बॉस ने आपको डांट दिया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उनका जो गुस्सा है आप बॉस पे तो उतार नहीं सकते, आप क्या करो, घर में आके अपने बच्चों के ऊपर निकाल रहे हो, उन्हें मार रहे हो। तो ये क्या है? ये अग्रेशन का डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो आप। ठीक है, आप अपने बिहेवियर को, जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स है, उसको क्या कर रहे हो, उसका जो टारगेट है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को। यानी कि जिसके ऊपर आपको गुस्सा निकालना है उस पर गुस्सा ना निकाल के आप किसी दूसरे पर्सन पे गुस्सा निकाल रहे हो। अगर आपका पूरा दिन ऑफिस में गलत है तो आप क्या कर रहे हो, घर पे आके अपने पेरेंट्स पे निकाल रहे हो उसका गुस्सा, या फिर अपने बच्चों पे निकाल रहे हो। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट आ गया कि जब आपका टारगेट ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट हो गया, वो दूसरा बन गया। ये डिस्प्लेसमेंट की स्टेज के अंदर आ जाता है। फिर है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन मतलब ऐसा मूवमेंट जो कि क्या कर रहे हो, रिवर्ट कर रहे हो इमेच्योर बिहेवियर को। यानी कि आप टेंट्रम शो करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि दिस इज अ मूवमेंट बैक इन द साइकोलॉजिकल टाइम व्हेन वन इज फेस्ड विद स्ट्रेस। यानी कि अ चाइल्ड मे बिगिन टू सक देयर थंब अगेन और वेट द बेड व्हेन दे नीड टू स्पेंड सम टाइम इन द हॉस्पिटल। ये क्या है इसका मतलब? यानी कि बच्चा बन जाना, आप इमेच्योर बिहेवियर शो कर रहे हो। ये आपका रिग्रेशन की स्टेज पे आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप टेंट्रम्स को थ्रो कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, उस सिचुएशन को भूलना नहीं चाह रहे हो। अब आता है सब्लिमेशन स्टेज। सब्लिमेशन स्टेज क्या है? सब्लिमेशन स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जो कि आप अपने अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बिहेवियर में चेंज कर रहे हो। अब जैसे कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब गुस्से को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसका सही से एक सही फायदा उठा सके, तो आप क्या कर रहे हो, रेसलिंग ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, आप रेसलिंग ज्वाइन कर रहे हो ताकि आप अपने गुस्से को रिप्लेस कर पाओ और अपने इस गलत व्यवहार को आप क्या करो, सोसाइटी के एक्सेप्टेबल बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन एग्रेसिव होता है, अब वो हर किसी पे तो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकता, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने गुस्से का यूज कर रहा है अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, वो स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहा है और अपना एग्रेशन वहां पे निकालने की कोशिश कर रहा है, अपने रिप्लेस कर रहा है
सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस को विद सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को, ठीक है, वो चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन। तो आई होप ये आपको सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म समझ आए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब आता है आपका साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कौन कौन सी होती है? तो ये जो स्टेजेस है, इसका जो सीक्वेंस है आपको एज इट इज इसमें याद करना है। फ्रॉइड ने बिलीव करा था कि जो बच्चा है वो बॉर्न होता है विद लिबिडो, यानी कि सेक्सुअल अर्जिस के साथ वो डेवलप होता है, बॉर्न होता है, ठीक है। और लिबिडो यानी कि ऐसी एनर्जीज जो कि आपकी इरोज से जनरेट होती है, आपके सर्वाइवल नीड्स होती है, और जब आप इन सर्वाइवल एक्टिविटीज को करते हो, जो उनसे निकलने वाली एनर्जी को आप क्या कह रहे हो? लिबिडो कह रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में इसकी डेफिनेशन भी दी है, तो आप हाथ से नोट डाउन कर सकते हो। अब फ्रॉइड ने क्या कहा है? फ्रॉइड ने बिलीव किया है कि बच्चा है वो लिबिडो के साथ बॉर्न होता है, सेक्सुअल प्लेजर और अर्जिस के साथ डेवलप होता है। जैसे जैसे उसके अंदर मेच्योरिटी होती रहती है, तो उसके जो सेक्सुअल अर्जिस है वो क्या है? वो चेंज होती जाती है, ठीक है। अब जैसे कि पहला है ओरल। ओरल क्या है? सकिंग बिहेवियर, जो कि आता है 0 से 18 मंथ्स के बीच में। एनल क्या है? होल्डिंग और डिस्कार्डिंग फीसिस। ये आपकी एनल जो स्टेज होती है, ये आती है टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज पे। जब बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेन कर रहे होते हैं, तब ये उसके अंदर जो प्लेजर अर्ज है वो डेवलप होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज में डेवलप होती है। सकिंग बिहेवियर क्या है? सकिंग बिहेवियर जब बच्चा इन्फेंट होता है, बहुत छोटा होता है, और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, तो ये ओरल आपकी ओरल स्टेज होती है, यानी कि सकिंग बिहेवियर बच्चा डेवलप करता है। फिर आता है आपका एनल, जो कि टॉयलेट ट्रेनिंग स्टेज के ऊपर डेवलप करता है, ठीक है। फिर आता है फेलिक। फेलिक यानी कि जो आपके जेनाइटल्स के साथ आता है, यानी कि 3.5 से 6 साल के ईयर में, कि उसका जो प्लेजर है वो फेलिक स्टेज में आ गया, जेनिटल स्टेज के अंदर आ गया, ठीक है। और आता है लेंटेसी। लेंटेसी आता है जब वो रिप्रेस करता है सेक्सुअल अर्जिस को। ये आता है आपका 6 साल से प्यूबर्टी के अंदर। फिर आता है जेनिटल। जेनिटल आपका होता है एडोलेसेंस स्टेज में, यानी कि प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स में, कि जब आप इंटीमेट रिलेशन बनाते हो, ठीक है, तो ये जेनिटल के अंदर आ जाता है। ये आता है अवेकन हो जाती है आपकी सेक्सुअल अर्जिस पूरी तरह से, तो ये जेनिटल के स्टेजेस में आ जाता है। पहला ओरल, सेकंड एनल, थर्ड फेलिक, फोर्थ लेटेसी एंड फिफ्थ जेनिटल। फ्रॉइड क्लेम करता है that during development, becoming the fixated on one of these stages would restrict full development, result in displaying specific personality symptoms. And anally retentive personality is one such symptom. He proposed that when conflict occurs or potty training, a person could become fixated on cleanliness and orderliness to an extreme. यानी कि हर एक स्टेज को एक्सपीरियंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉइड के अनुसार। अगर कोई भी स्टेज के अंदर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाता है, या फिर वो पूरी तरह से उस स्टेज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, तो जिसके अंदर इंडिविजुअल के अंदर कई सारे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जो कि काफ़ी क्या होता है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एक तरह का एक्सपीरियंस इंसान के अंदर क्रिएट करता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर तरह के एक्सपीरियंसेस को गेन करना। ये देख लो, ये जो पिक्चर है ये इसमें दिखाया गया है। ओरल यानी कि माउथ और सकिंग, स्वेलिंग इसके अंदर आ जाता है, सॉलोविंग। फिर है एनल। एनल के अंदर आपका एनस और विद होल्डिंग और एक्सपेलिंग फीसिस इसके अंदर आ जाता है। फेलिक के अंदर आ जाता है पेनिस और मास्टरबेशन आ जाता है। और लेटेंट के अंदर लिटिल और नो सेक्सुअल मोटिवेशन प्रेजेंट। जेनिटल में पेनिस और वजाइना सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये इसके अंदर आ जाता है। ये स्टेजेस है जो आपको पिक्चर फॉर्म के थ्रू डिस्क्राइब की गई है। तो आई होप आपको आज का लेसन समझ आया होगा। ये जो स्टेजेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगी। तो बेटर यही होगा कि आप इसके नोट्स को प्रिपेयर करें और अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट अप करें। तो कैसा लगा आज का वीडियो, फीडबैक जरूर देना, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।